दोस्तों, आज मैं आपके सामने में कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। और इसके पहले मैंने ट्राइब्स के बारे में, आदिवासी के बारे में, ट्राइबल कल्चर इन इंडिया के बारे में बताया था। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कास्ट और ट्राइब यानी जाति और ट्राइब मतलब आदिवासी दोनों में क्या डिफरेंसेज है ये भी मैंने बताया था। तो अब जो है हम आज जाति के बारे में, कास्ट सिस्टम जो हमारे हिंदुस्तान का जो स्पेशल फीचर है, एक यूनिक फीचर है, उसके बारे में आज जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे हिंदुस्तानी समाज की एक महत्वपूर्ण प्रथा है और उसी पर हमारा सामाजिक सरोकार संबंध निर्भर रहा है, हजारों साल से निर्भर रहा है। तो इसीलिए इस जाति व्यवस्था के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज के आधुनिक युग में जाति व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है और उसी पर सामाजिक संबंध सरोकार टिके हुए हैं। आखिर जाति होता क्या है? तो सबसे पहले जाति में मेंबरशिप जो है वो डिटरमाइंड बाय बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का मेंबरशिप निर्धारित होता है। दूसरा, जाति के जो मेंबर होते हैं उनको बाहर के दूसरे जाति से वो शादी नहीं कर सकते। मतलब मेंबर्स आर फॉरबिडन टू मैरी आउटसाइड कास्ट। अपने कास्ट से, अपने जाति से इतर दूसरे जाति में वो शादी नहीं कर सकते। हालांकि आप जानते हैं कि आजकल इंटरकास्ट मैरिज होने लगा है, हालांकि उसकी तादाद बहुत कम है, लेकिन जो बेसिक फैक्टर है वो ये है कि जाति का जो मेंबरशिप है वो बर्थ से, मतलब जन्म से डिटरमाइन होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जाति के जो मेंबर होते हैं वो दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। हालांकि आजकल हो रहा है, हालांकि उसकी तादाद बहुत कम है। और तीसरा फैक्टर है कि जाति व्यवस्था में जो व्यक्ति का जो स्थान होता है, जो स्टेटस होता है, वो प्री डिटरमाइन होता है। आप जब हम क्लास के बारे में बताने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ कोई प्री डिटरमाइन नहीं होता है, पूर्व से निर्धारित नहीं होता है। लेकिन जाति में अगर ब्राह्मण का बच्चा है, उनका पुत्र है, तो उसका जो स्टेटस है समाज में वो प्री डिटरमाइंड है, मतलब पूर्व से निर्धारित है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिचुएशन हो गया है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी हम डिफिनीशन, परिभाषा के संबंध में आपको डिटेल में व्याख्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑक्यूपेशन है, पेशा, ऑक्यूपेशन को हिंदी में कहते हैं पेशा, वो भी डिटरमाइन होता था। तो जाति में जैसे कि लोहार एक जाति है तो उसका काम क्या था? लोहे का काम करना। सोनार एक जाति है, आज भी है, तो उसका काम क्या था? सोने का आभूषण तैयार करना। तो जाति में ऑक्यूपेशन भी प्री डिटरमाइंड, मतलब पूर्व से निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा जाति जो है एक होमोजेनस कम्युनिटी है, मतलब उसमें एक परस्पर भाईचारा और कोहेसिवनेस, जिसको होमोजेनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो होमोजेनस व्यवस्था है जिसमें कि दूसरे जाति का एंट्री या प्रवेश बंद है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जाति व्यवस्था हेरिडिटी व्यवस्था पर, मतलब वंशानुगत व्यवस्था पर निर्भर है। और इसके अलावा जाति एक क्लोज ग्रुप है, मतलब इसमें बाहरी तत्वों का समावेश
वर्जित है। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जाति व्यवस्था में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, माने स्तरीकरण होता है, माने हायरार्किकल होता है, छोटे और बड़े का भेद होता है। उसके बारे में भी हम बताएंगे कि जैसे कि ब्राह्मण हैं तो उनका जो सामाजिक जो सोशल स्टेटस है वो ऊंचा है जाति व्यवस्था में, और जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप लोहार है, तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो नीचे है। ये जाति व्यवस्था का स्पेशल फीचर है, मतलब आवश्यक विशेषताएं हैं। हालांकि इन व्यवस्थाओं में अभी बहुत परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में हम बारी बारी से बताएंगे आपको। तो जाति व्यवस्था में मैंने बताया कि स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण, नीचे से ऊपर में लैडर सिस्टम में सीढ़ी टाइप का सीढ़ी नुमा व्यवस्था होता है, माने। और जातियों में कोई ऊंचा जाति कोई नीचा जाति, इस तरह की व्यवस्था होती है। और जिसमें सोशल मोबिलिटी माने सामाजिक जो गत्यात्मक स्थिति होती है, मतलब नीचे से ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे जाने की, उसमें लगभग आदर्श रूप में अगर आप देखेंगे तो टोटली बंद होता है। हालांकि बाद में एम एन श्रीनिवास ने जो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे कर्नाटक के, उन्होंने सेंस्क्रिटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का थ्योरी दिया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जातियों में मोबिलिटी हजारों वर्षों से होती रही है। हालांकि ये जो मोबिलिटी हुई है, जो नीचे से ऊपर जाने का वो या ऊपर से नीचे आने का, ये मोबिलिटी पोजिशनल रही है, कोई स्ट्रक्चरल मोबिलिटी नहीं हुआ है। ये हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, सेंस्क्रिटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में। लेकिन आज के लिए हम इतना ही बताना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जाति का जो इम्पोर्टेंट जो डिफिनीशन है, जो उसकी विशेषता है, वो क्या क्या है। पहला कि मेंबरशिप इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ये जन्म के आधार पर उनका मेंबर सदस्य निर्धारित होता है। दूसरा, जाति के जो सदस्य हैं वो दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, उनका जो स्टेटस होता है समाज में, जो दर्जा होता है, स्टेटस को हिंदी में बोलेंगे दर्जा, तो स्टेटस जो समाज में होता है वो प्री डिटरमाइन पहले से ही निर्धारित रहता है। और चौथा, उनका जो पेशा है ऑक्यूपेशन, वो भी निर्धारित होता है। और इसके अलावा होमोजेनस कम्युनिटी, एक कम्पैक्ट ग्रुप होता है जाति, होमोजेनस कम्युनिटी होता है। और यह एक वंशानुगत, इट इज हेरिडिटरी, मतलब ये एक वंशानुगत व्यवस्था है। और इसके अलावा जाति जो है वो एक क्लोज ग्रुप है, ये ओपन ग्रुप नहीं, जैसे जैसे क्लास है। क्लास में क्लास क्या है, ओपन ग्रुप है। लेकिन जो कास्ट है वो क्या है, क्लोज ग्रुप है, माने बंद समूह है, जिसमें कि बाहर के तत्वों का एंट्री पूरी तरह से मनाही है। और लास्ट में जाति में हायरार्किकल या स्ट्रेटिफिकेशन या ढांचागत व्यवस्था होता है, जिसमें कि ऊंचे और नीचे का भेद होता है। एक जातियां दूसरे जाति से ऊंची हो सकती है या नीचे हो सकती है, और जिसमें कि आदर्श रूप में किसी प्रकार की सोशल मोबिलिटी नहीं होती है। तो हालांकि सोशल मोबिलिटी हमेशा से होती रही है, और जो इतिहास के विद्यार्थी रहे उनको मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक शूद्र था, मौर्य क्लान का था। लेकिन जब वो राजा बना, सम्राट बना, तो वो क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय धर्म का कार्य करने लगा। तो लोगों ने उसको क्षत्रिय कहा कि ये क्षत्रिय हैं, और उनका जेनोलॉजिकल जो है वो टेबल उसी आधार से बनाया गया था। इसी तरह से हाल में आपने देखा होगा कि शिवाजी का जब कोरोनेशन हुआ, राज्यारोहण जिसको बोलते हैं, 1674 ईस्वी में, तो बनारस के पंडितों ने जाकर के वहाँ उनका राज्यारोहण समारोह कराया, और वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि शिवाजी जो है
वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, मतलब राजपूत हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान में सोशल मोबिलिटी हमेशा से रही है, और जिसको कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का नाम दिया है। इसके बारे में भी हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, और हमारा टॉपिक का नाम होगा संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। दोस्तों, मैं आज जो आपको ये बता रहा हूँ कास्ट सिस्टम के बारे में, और इसके पहले जो मैंने ट्राइब के बारे में बताया, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी का रिक्वेस्ट भी था। दूसरा ये है कि जिस तरह का एमपीपीएससी का या यूपीएससी का सिलेबस है, तो हम टुकड़े में नहीं पढ़ सकते हैं, उससे हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस कंसेप्ट को क्लियर करना यूपीएससी में और एमपीपीएससी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बीए और एमए का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं जहाँ पर कि हम 10 क्वेश्चन पढ़ करके पास कर जाएंगे। यहाँ पर हमें हजारों लाखों विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है, और एग्जामिनर यही देखता है कि इस स्टूडेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कंपटीशन में compete करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा प्रयास यही है कि जो हमारे साथ में स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे वीडियोज़ को पढ़ रहे हैं, जो ऑन क्लास में शामिल हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कास्ट सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल आपको व्याख्या किया। अब हम चलते हैं कि कास्ट सिस्टम की पैदाइश कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं, हालांकि कोई भी जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से मान्य नहीं है। तो पहला जो थ्योरी है वो है कि ट्रेडिशनल मनु के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है, और जो भागवत गीता में लिखा गया है कि चतुर्ण वर्ण मया सिस्टम, मतलब 4 वर्ण हमारे सृष्टि का आधार है। और 4 वर्ण कौन सा है? माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण। इसके बारे में हमने वैदिक लिटरेचर नामक टॉपिक वीडियो पर डाला हुआ है, आप उसको जरूर पढ़िए, उसमें पूरी डिटेल व्याख्या किया है मैंने। तो ट्रेडिशनल थ्योरी जो मनु के द्वारा, और खास करके वेद में जो कहा गया है, खासकर ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो पुरुषुक्त जो एक श्लोक है, उसमें बताया यह गया है कि 4 वर्ण की अवधारणा की गई है। और पहला उनमें बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, और बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, पेट और जंघा से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये मनु का थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर इस थ्योरी में अगर जाति का उद्भव के बारे में अगर ट्रेडिशनल थ्योरी को हम लेंगे, तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ण है मात्र 4, और वर्ण जो व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में हुआ उसका जो बेसिस था वो था कलर, जो शुरू में हुआ। और दूसरी बात ये थी कि वर्ण जो है वो एक टेम्पोररी था, मतलब कोई ये एस्क्राइब्ड नहीं था, ये प्रीडिटरमाइंड नहीं था। जैसे कि आपने देखा होगा कि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि बाद में उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर लिया। जिस तरह से वाल्मीकि, अब जो रामायण के जो रचनाकार हैं, जो शुरू के रामायण है संस्कृत के, उनका अगर आप देखेंगे तो वो निचले तबके से, शूद्र जाति से आते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया, क्योंकि वो बहुत प्रकांड पंडित थे। और व्यास के बारे में आपको सबको मालूम है कि वो मछुआरे की बेटी से पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त ज्ञान प्राप्त किया। और आपको संस्कृत में मालूम है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो 18 पुराण के रचयिता व्यास को कहा गया। हालांकि ये डाउटफुल है, लेकिन महाभारत और पुराणों के जो रचनाकार हैं वो व्यास को कहा गया, और व्यास ने बाद में क्या किया, उन्हें ब्राह्मण घोषित किया गया। तो प्राचीन काल में, वैदिक पीरियड में जो वर्ण था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो इंटरचेंजेबल था। मतलब एक वैश्य भी अपने स्कॉलरली या ज्ञान प्राप्त करके वो ब्राह्मण हो सकता था। क्षत्रिय, जैसे मैंने विश्वामित्र का उदाहरण दिया, वो ब्राह्मण हो सकता था। लेकिन अभी जो बाद के जो
समय में अभी जो जाति के बारे में हम बता रहे हैं उसमें इस प्रकार का इंटरचेंजेबिलिटी का स्कोप नहीं है। मतलब अगर कोई लोहार या कोई बुनकर की जाति में पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत जबरदस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो ब्राह्मण की कोटि में आ गया। जाति व्यवस्था इसको साफ तौर पर मना करता है और यह इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कमजोरी है, जिसके बारे में हम और आगे बताएंगे आपको। तो पहला तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी। दूसरा जो इस थ्योरी का जो पुरुषोक्त थ्योरी का जो सबसे जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजिकली किसी व्यक्ति की उत्पत्ति मुंह से या जंघा से या पेट से या पैर से नहीं हो सकता है। सबको मालूम है कि आज की तारीख में सबको मालूम है कि मनुष्य की पैदाइश के क्या प्रोसेस हैं। तो इसलिए इसको ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा सर्वमान्य नहीं है। दूसरा थ्योरी रिस्ले ने दिया, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, पेशा का थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं कि यदि अभी मैंने आपको विशेषता बताया कि कास्ट जो है उसमें जो ऑक्यूपेशन होता है, मैंने पेशा होता है, वो प्री डिटरमाइन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ब्राह्मण है तो उसका जो पेशा है वो क्या है, उसका है ज्ञानार्जन करना, पठन पाठन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ब्राह्मण के लिए 6 प्रकार के काम निर्धारित किए हैं प्राचीन भारत के विद्वानों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने। क्या क्या काम है? पहला पठन माने पढ़ना और पढ़ाना, ये 2 काम हुआ। यज्ञ करना और कराना, ये 2 काम और हो गए, 4 काम। और दान लेना और दान देना, मतलब कुल मिलाकर के 6 काम ब्राह्मणों के लिए निर्धारित किया। उसी तरह से क्षत्रियों के लिए स्पष्ट रूप से हमारे ग्रंथों में, हमारे मनीषियों ने उनके कार्य का विभाजन किया हुआ कि उनका काम है देश की सुरक्षा करना, समाज को नियंत्रित करने का काम करना। अगर कहीं बहुत ज़्यादा हिंसक गतिविधियां हो रही तो उसको नियंत्रण करने का काम क्षत्रिय का है। तो जो सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं उसको कंट्रोल करने को, नियंत्रित करने का काम क्षत्रियों को सौंपा गया। और इसी कारण से हमारे देश में अनेक क्षत्रिय राजा हुए और ब्राह्मणों ने उनको राजा बनाया। और वैश्यों का काम विशेष रूप से व्यापार था, वाणिज्य करना था, खेती करना था, अन्न का उत्पादन करना था, ताकि समाज में भूखमरी की समस्या नहीं हो, रोजगार का अवसर पैदा करना था। तो ये सारे काम वैश्यों को दिया गया था। और जो शूद्र थे उनका काम था, जिसमें कि अनेक प्रकार की जातियां थी, उनमें उनके जो उनमें उनको खेती करना और दूसरे काम जो मजदूरी करने का काम, ये सारे काम, या 3 ऊपर के जो 3 वर्ण थे उनको सेवा करने का काम, ये काम उनको सुपुर्द किया गया था। ये तो हुई ट्रेडिशनल सिस्टम पद्धति। लेकिन इसी तरह से रिस्ले ने इसलिए कहा कि जो ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में जो वर्ण सिस्टम के कारण जो एक फिक्स कर दिया गया, उसी से जाति की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसमें इस थ्योरी का भी एक माइनस पॉइंट है। और माइनस पॉइंट क्या है कि जाति केवल ऑक्यूपेशन की बात नहीं होती है, केवल पेशे की बात। हालांकि वो एक फैक्टर है, एक फैक्टर जरूर है, लेकिन कॉज नहीं है। क्यों? कि उसमें प्यूरिटी ऑफ ब्लड भी है, उसमें रिलीजियस सैंक्शन भी है, और तब जातियों का निर्माण हुआ। और ये थ्योरी जो है रिस्ले के द्वारा जो थ्योरी प्रतिपादित किया गया है वो इन बातों को स्किप करता है, छोड़ देता है। तो दोस्तों ये भी थ्योरी सर्वमान्य नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासात्मक थ्योरी। ये थ्योरी प्रतिपादित किया डेंजिल इबेटसन ने। और इनका कहना है कि जो जाति का जो विकास हुआ वो धीरे धीरे क्रमशः विकास हुआ है और धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है। और जो जाति अभी जो हम देख रहे हैं वो कोई 2 या 4 दिन या 2 साल या 20 साल के अंदर में नहीं बना है, बल्कि इसके उत्पत्ति में, इसके विकास में हजारों साल लगे हैं। और इसमें जो 3 फैक्टर उन्होंने बताया, वो बताया कि ट्राइब, जो मैंने आपको पहले के लेक्चर में ट्राइब के बारे में बताया था, आदिवासियों के बारे में, कि ट्राइब का जो अगला जो
पड़ाव होता है विकास का, इवोल्यूशन, वो होता है जाति में। तो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी की भाषा में, और इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जाएगा। तो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम मतलब होता है कि जो ट्राइब धीरे धीरे विकास करते गए, उन्होंने वो कास्ट के रूप में कन्वर्ट हो गए। मैंने पहले के वीडियो में, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री के वीडियो में, कि जो जोधपुर का जो राजपूत था, जो राठौर राजपूत कहते हैं, जो महाराजा जसवंत सिंह, जो सबसे 7 हजारी मनसबदार थे और मोस्ट प्रेस्टिजियस, मुगलों औरंगजेब के समय में मोस्ट प्रेस्टिजियस मनसबदार थे। वो क्या थे? अगर आप इतिहास में देखेंगे तो वो एक ट्राइब थे, माने उनके पूर्वज एक आदिवासी थे जो जोधपुर क्षेत्र में रहते थे। धीरे धीरे उनका ट्राइब का विकास होता गया, और उनको वो, चूंकि जो उनके जो पूर्वज होंगे, ट्राइब के जो चिफ्टेन होंगे ना, मुखिया होंगे, तो उनको राजपूत का दर्जा दे दिया गया। और दिस इज कॉल्ड ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम। कंटिन्यूम CONTINWM, इस पर आपको टिप भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत किया। तो डेंजिल का, इबेटसन का कहना है कि ये जो कॉम्बिनेशन और ट्राइब, ऑक्यूपेशन, गिल्ड और रिलीजन का तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे जातियों की उत्पत्ति हुई है। और ये जो थ्योरी है वो सबसे सर्वमान्य थ्योरी है, क्योंकि इसमें रिलीजियस फैक्टर भी है, इसमें ऑक्यूपेशनल फैक्टर भी है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में बहुत सारे श्रेणी माने गिल्ड्स बने, और ये गिल्ड्स कौन के थे? माने व्यापारियों की। जो शहरों में गिल्ड्स का निर्माण हुआ, जिसको श्रेणी बोलते हैं, और ये श्रेणी अपने समाज के लोगों, उनके सदस्यों के, उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थे, आर्थिक जो उनकी क्रियाएं थी, उनको भी वो रेगुलेट करने का काम करने लगे, वो बैंकर्स का काम करने लगे, वो सोशल रिलेशन को भी कंट्रोल करने का काम करने लगे, और धीरे धीरे जाति में कन्वर्ट होने, एक स्पेशल कास्ट के रूप में डेवलप हो गए। जैसे कायस्थों की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं। कायस्थ कोई जाति का, अगर आप का उद्भव कैसे हुआ? जो उत्तर भारत में, बिहार में, बंगाल में और यूपी में खास तौर पर कायस्थों का बहुत ज़्यादा संख्या में उनकी वहाँ पर मौजूदगी है। तो कायस्थों की उत्पत्ति क्या हुआ? वो इसीलिए हुआ कि जब प्राचीन भारत में, माने और मौर्यों के पीरियड में और गुप्ता पीरियड में, उसके बाद में राजपूतों के पीरियड में और सल्तनत पीरियड में, एक खास वर्ग की जो ऑफिशियल काम करते थे, चाहे वो ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे या वैश्य होंगे, शूद्र, उससे कोई लेना देना नहीं था। जो ऐसे लोग जो सरकारी काम या स्क्राइब का काम या लेखन का काम करते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, धीरे धीरे ये लोग, इनका भी एक जाति बन गया, और जो आज की तारीख में कायस्थ कहा जाता है। और उनके जो पूर्वज हैं उसको वो क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त, पता नहीं। तो चित्रगुप्त को, क्योंकि वो लेखन का काम करते थे, तो उनका ये कहना है कायस्थों का, ये हमारा सबसे पहला पूर्वज है। तो इसीलिए उसके साल में एक बार जरूर पूजा करते हैं वो, और बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। तो इस तरह से जातियों की उत्पत्ति, ये डेंजिल का जो कहना है कि विकासात्मक माना इवोल्यूशनरी फेज से हुआ है, जिसमें 3 फैक्टर कंबाइन है। पहला ट्राइब, जिसके बारे में मैं आपको बताया, आदिवासी किस तरह से जाति में परिवर्तित होते हैं, और जैसे मैंने महाराजा जसवंत सिंह के बारे में बताया। और दूसरा जो है ऑक्यूपेशन माने पेशा, कि जैसे गिल्ड के द्वारा जो उनके, जब वो अपने समाजों का रेगुलेट करने लगे, उनके क्रियाओं को रेगुलेट करने लगे,
तो धीरे धीरे से एक अलग जाति का निर्माण होने लगा। और तीसरा रिलीजियस फैक्टर, और रिलीजियस फैक्टर में जैसे ब्राह्मणों का दबदबा, ब्राह्मण हमेशा प्योरिटी पर बल देते रहे हैं और आज भी देते हैं, कि उनका ये था कि हम प्योर हैं, अगर दूसरे जाति या दूसरे वर्ण हमारे नज़दीक में आएंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे। और इसी से दो बातें निकली। नंबर एक, डिस्टेंसिएशन। तो कास्ट सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? डिस्टेंसिएशन, माने दूरी बनाना। ये मैक्स वेबर के सिद्धांत पर काम करते हैं कि डिस्टेंसिएशन ब्रीड्स पावर। तो जितना हम लोगों से दूरी में रखें उतना हम पावर मोबिलाइज करेंगे। हालांकि आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सब बेकार बातें हो गई हैं, लेकिन उस ज़माने में, अभी लाइट चली, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इवोल्यूशनरी या विकासात्मक जो सिद्धांत है, थ्योरी है, डेंजिल के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, उसमें उन्होंने ट्राइब को, रिलीजन को और ऑक्यूपेशन माने पेशा को, तीनों का कंबाइन किया। और उनके द्वारा ये बताया गया कि जाति की जो उत्पत्ति हुई है वो तीनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से, मिश्रण से ये जाति की उत्पत्ति हिंदुस्तान में हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 4000 से ज़्यादा जातियां हैं। आज भी इतने ज़्यादा आधुनिकीकरण होने के कारण से, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन बढ़ने के कारण भी, और शिक्षा का माने आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक सच्चाई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और जैसा कि मैं पुनः रिकैपिचुलेट करता हूं, पुनः आपको याददाश्त के लिए पुनः उसको रिपीट कर रहा हूं कि जो विशेषता है वो क्या है। तो जाति की 4-5 विशेषताओं के बारे में आपको याद रखना है। पहला है कि ए सेगमेंटेड डिवीजन ऑफ सोसाइटी, मतलब जाति में सोसाइटी का या समाज का विभाजन किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं वो एक अलग होमोजेनस जाति के रूप में हैं, और वो जैसा कि मैंने बताया कि एक क्लोज ग्रुप के रूप में काम करता है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हायरार्किकल डिवीजन, जो संघात, जो ढांचागत व्यवस्था है, जैसे मैंने आपको बताया कि जाति, कोई जाति ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा। तो जाति में ऊंच और नीच का भाव हमेशा रहता है, और ये इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। धीरे धीरे इसमें सुधार हुए हैं। तीसरा फैक्टर था जाति में कास्ट पंचायत। जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे हरियाणा और उसके आसपास में खाप पंचायत आपने सुना होगा पेपर में। तो ये खाप पंचायत एक विशेष रूप से कास्ट पंचायत ही है, जिसमें कि अगर वो कास्ट पंचायत मतलब जाति पंचायत पहले क्या करता था, वो अपने समाज के लोगों, अपने जाति के लोगों को नियंत्रित करने का, नियमित करने का काम करता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों को यदि उन्होंने अपने गोत्र में ही शादी कर लिया तो उसको मार देते हैं, समाज के लोग ही, उस जाति के लोग ही मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो जो पहले के ज़माने में कास्ट पंचायत जो होता था, जाति पंचायत, उसको बहुत ज़्यादा ताकत होता था। हर एक जाति की अपनी अपनी पंचायत होती थी, और अभी भी है, जिसमें कि वो अपने समाज, अपने जाति के लोगों को नियंत्रित करने का काम करते थे। जैसे कि अगर उस जाति का कोई लड़की मान लीजिए किसी के साथ में भाग गई, तो जाति के लोग या जो उसके हेडमैन होते थे वो, या अभी भी हैं, वो सामाजिक बैठका बुलाते थे, वो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती थी। तो इस तरह का सिस्टम डाइवोर्स के मामले में, मतलब जिसको तलाक बोलते हैं, या विवाह के मामले में विवाह सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है,
गोत्र का, सगोत्री का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। सपिंदा का, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे कि सपिंदा मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्या व्यवस्था है कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 5 पीढ़ी, जो जेनोलॉजिकल टेबल है उसमें शादी नहीं हो सकती है। और ये हिंदू मैरिज एक्ट में भी विधान कर दिया गया है कि आपको सापिंदा जो है, जो 7 पीढ़ी पिता की तरफ से और 5 पीढ़ी माता की तरफ से, अगर इसमें किसी लड़का लड़की का अगर मेल खा जाता है तो उसमें शादी नहीं हो सकती है। तो ये सब जातियों में यह चीज पाया जाता है। और इसका जो रीजन है वो ये है कि इनब्रीडिंग होने से बहुत सारे जो जेनेटिक जो डिजीज हैं, जो आनुवांशिकी जो बीमारी है, उसका फैलने का खतरा रहता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस प्रकार की व्यवस्था किया। और आप दोस्तों जानते हैं कि हिंदू समाज में गोत्र का व्यवस्था है और ऋषि मुनि के नाम पर गोत्र की व्यवस्था की गई है। जैसे वत्स मुनि के नाम पर वत्स गोत्र। अब एक वत्स गोत्री जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं उनके नाम पर गोत्र की व्यवस्था की गई। और ये माना जा रहा है कि ये जो एक गोत्र के जो लोग हैं वो सभी एक ऋषि मुनि के ही संतान हैं। माने जैसे मैं वत्स गोत्री हूं तो मैं वत्स ऋषि का संतान हूं, और मेरी जो शादी होगी वो उस लड़की से नहीं हो सकती है जिसके पिता का गोत्र भी वत्स है। और एक दूसरा भी पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं साप्रवर। और साप्रवर क्या होता है? हालांकि ये वीक सिस्टम है कि अगर एक ही ऋषि या एक ही संत के जो सारे लोग उपासक होते हैं, वो मानते हैं कि वो हम लोग चूंकि उन्हीं के संतान हैं, तो हम उनमें शादी नहीं कर सकते, हम उन्हीं के बीच में शादी नहीं कर सकते। साप्रवर और गोत्र सिस्टम 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिंदू समाज में, और यह हर जातियों में इस नियम का पालन होता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि जातियां जो होती हैं वो साप्रवर का तो ध्यान रखती है, गोत्र एक्सोगेमी का ध्यान रखती है, मतलब एक गोत्र में शादी नहीं हो सकता है। लेकिन वो जातियां इंडोगेमस होती है, मतलब जाति के लड़के की शादी जाति में ही होगी। जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि उनका जो शादी होगा वो उसी जाति में होगा। जैसे कि मैंने आपको ट्राइब के बारे में बताया दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई हलवा ट्राइब का है तो वो हलवा ट्राइब में ही शादी होगा उसका। हालांकि क्लान हर ट्राइब में, जैसे संथाल जो ट्राइब है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, उसमें 100 से ज़्यादा क्लान है। अब क्लान तो एक्सोगेमस है, मतलब एक क्लान के में रहने वाले लोग, माने जिनका एक ही डिसेंट है, जिनका कि एक आनुवांशिक है पिता के तरफ से और या माता के तरफ से, तो उनकी शादी उसी क्लान में नहीं हो सकता है। लेकिन कोई संथाल दूसरे आदिवासी मतलब मुंडा में शादी नहीं कर सकता है। और इसी तरह से झाबुआ में जो भील्स हैं, जो अपने नज़दीक में झाबुआ है, राजपुर है, वहाँ भी मैं बहुत दिनों तक रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जो वहाँ के जो भील हैं वो तो ट्राइब तो इंडोगेमस है, लेकिन वहाँ पर जो अलग अलग जो क्लान बने हुए हैं उस सेम क्लान में शादी नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि कास्ट में और ट्राइब में बहुत तरह इस बिंदु पर बहुत साम्यता है, माने सिमिलैरिटीज हैं। अब चलते हैं दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जाति का? रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है?
जैसे कि हम लोग मान लीजिए बिहार में मैंने देखा कि ब्राह्मण जब दूसरे जाति के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो वो पोहा या दही ये खाते हैं, वो चावल पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारपेंटर ने, बढ़ई ने किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, आज की तारीख की मैं व्यवस्था बता रहा हूं, तो या पहले से भी ये चला आ रहा है, तो ब्राह्मण उनके यहाँ जो वहाँ पर कहा जाता है चूड़ा, माने पोहा को चूड़ा कहते हैं, तो चूड़ा दही खाएंगे, माने उसको बोलते हैं कच्चा भोजन, लेकिन पक्का भोजन नहीं खाएंगे, माने जैसे चावल दाल सब्जी। लेकिन ब्राह्मण अपने जाति में तो पक्का भोजन करते ही हैं। तो कच्चा भोजन और पक्का भोजन का विधान सैकड़ों साल से चलता रहा है हिंदुस्तान में, और जो फीडिंग का, जो निमंत्रण का या भोज का जो व्यवस्था है, वो इसके हिसाब से कच्चा भोजन ब्राह्मण कभी भी अपने से नीचे जाति या वो वैश्य के यहाँ अगर वो खाना खाने जाएंगे या क्षत्रिय के यहाँ खाना खाने जाएंगे तो वो पक्का भोजन नहीं कर सकते। मतलब वो चावल दाल सब्जी जैसे नॉर्मल हम खाते हैं वो नहीं खाएंगे, वो पोहा दही खाएंगे, सब्जी खाएंगे, लेकिन वो चावल नहीं खाएंगे, चावल पका हुआ चावल नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन था जाति व्यवस्था में। और इसी तरह से दूसरी जातियां भी करती थी, जैसे कि जो दूसरी जातियां जो ये समझती थी कि मैं उस जाति से ज़्यादा ऊंचा हूं, तो वहां पर वो अपने से नीचे जाति के यहाँ मैंने पक्का भोजन नहीं करती थी। हालांकि आज के ज़माने में ये सब बहुत ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं, जिसके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और जाति के बारे में क्या था, रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो सामाजिक जो व्यवस्था थी कि एक जातियां दूसरे जातियों से मिलकर के बैठ कर के किसी भी मुद्दे पर बात करेंगी, पूरे समस्या का निराकरण करेंगी, वो नहीं हो पाए। जातियां अपने आप में सीमित रहती थी। उसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। एडिशनल एसपी भिंड था, तो वहां पर क्रिकेट का टीम, एक ही गांव के क्रिकेट के टीम थे, और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि आप इसका उद्घाटन करिए। तो मैं वहां गया, और जब मैं सबसे इंट्रो ले रहा था तो मुझे देख करके ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक टीम जो बनी हुई थी वो पूरी तरह से राजपूत की बनी हुई थी, और दूसरी टीम जो बनी हुई थी वो पूरी तरह से ब्राह्मणों की बनी हुई थी, जिसके लिए भिंड जिला पूरी तरह से कुख्यात है। तो इसीलिए वहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक बनाए जाते हैं अमूनन, वो ना तो वो ठाकुर होता है, मतलब क्षत्रिय होता है, और ना वो ब्राह्मण होता है, वो तीसरा होता है कोई भी, ताकि दोनों कम्युनिटी लोग उसको मतलब मान लें, एडजस्ट कर लें। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और दुखी इसलिए हो गया कि एक ही गांव में अलग अलग टीम बनी है, जिसमें एक टीम का जो पूरे सदस्य हैं वो क्षत्रिय हैं, माने राजपूत हैं, और दूसरे टीम के सदस्य जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेग्रीगेशन, बिलगाव। और जो मैंने पहले आपको कहा था कि जाति की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि डिस्टेंसिएशन ब्रीड्स पावर। जितना दूरी हम बनाए रखेंगे उतनी ही हम पावर को मोबिलाइज कर सकेंगे, और हमें लोग बड़ा आदमी समझेगा। ये एक जाति के लोग, बड़े बड़े जातियों के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी एक खासियत होती है। तो अभी भी ये मेंटल जो साइकी है वो गांव में, देहातों में, शहरों में, छोटे कस्बा में ये काम कर रहा है। तो इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल, सिविल एंड रिलीजियस डिजेबिलिटीज़। अब ये दोस्तों आप जानते होंगे कि जाति व्यवस्था जो है पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित है। इसी से ही अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता की उत्पत्ति हुई है। और आपको पता है कि भारत के संविधान के 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने
एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी पूरी तरह से जो है ना खारिज कर दिया गया। और इसी कारण से भारत सरकार ने 1955-56 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट लाया, और जिसके तहत में अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसके खिलाफ में सख्त कानूनी व्यवस्था है, और इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस माने संज्ञेय अपराध बनाया गया है, जिसमें पुलिस को पावर है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है माने छुआछूत अपनाता है तो उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। इसी तरह से सिविल प्रोटेक्शन एक्ट भी भारत सरकार ने 1955 में बनाया। तो इसका मकसद क्या हुआ, जो जाति की जो व्यवस्था है उसमें निचले जातियों पर बहुत सारे बंधनकारी व्यवस्थाएं लागू थी। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। पेशवा के राज में, जिसने खुद शिवाजी के वंशजों से पूरे अधिकार छीन लिए थे, और पेशवा आप जानते ही हैं कि चित्पावन ब्राह्मण थे, तो वो सामाजिक व्यवस्था के घोर समर्थक थे, मतलब जाति व्यवस्था के। और उनके राज्य में जो अछूत होता था, जो महार होता था, जो भंगी या मंगी जिसको बोलते हैं वो होता था मराठा में, वो सुबह 9 बजे से पहले और 3 बजे के बाद पूना के दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता था। उसका रीजन क्या था कि उस समय में सूर्य तिरछा होता है तो आपका जो छाया होगा वो लंबा होगा, और ब्राह्मण या वहाँ के जो व्यवस्थापक थे सरकार में वो देखते थे कि उनका छाया भी हम तक नहीं पहुँचे। मतलब आप अमूमन अगर आप देखेंगे शाम के समय में एक व्यक्ति की छाया जितना उसका लंबाई है उतना ही छाया बनेगा, लेकिन जब सूर्य ठीक सामने रहेगा, माना आपके माथे के ऊपर रहेगा, तो कोई छाया नहीं बनता, कोई शेडो का निर्माण नहीं होता है। तो उन्होंने नियम बना दिया था कि कोई भी जो लोअर क्लास के आदमी हैं, महार हो या भंगी हो या और कोई भी हो, वो सुबह 9 बजे के पहले नहीं आ सकता है और 3 बजे के बाद नहीं आ सकता है। मतलब इस पीरियड में वो दरखास्त देने के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पूना दरबार में प्रवेश कर सकता है। तो इस कदर से बहुत ज़्यादा जो इसको विभत्स रूप हो गया था जाति व्यवस्था में, जिसमें कि एक खास कौम को, एक बड़े कौम को समाज से अलग थलग कर दिया गया था। और एक और परिपाटी थी कि जैसे कि मैंने भिंड में देखा कि जो छोटे जाति के लोग थे, उन्होंने जो मुख्य जातियों के जहाँ पर उनका घर था उससे 1 किलोमीटर दूर उन लोगों ने घर बनाया हुआ था। मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, क्यों आप लोगों ने इतना दूर में घर बनाया, बल्कि उसी गांव के रहने वाले हैं आप। बोले साहब अगर नज़दीक में रहेंगे तो उससे मारपीट बहुत ज़्यादा होता था, परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। उससे बचने के लिए हम लोगों ने अलग से टोला का निर्माण किया है। मेरे ही अपने गाँव में जहाँ पर कि ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जैसे मान लीजिए मोची जाति के लोग हैं, ब्राह्मण का जो टोला है, जो निवास स्थान है, वो एक जगह है, कम्पैक्ट है, करीब 1000 ब्राह्मण रहते हैं। वहाँ से 1 फरलांग की दूरी पर मोची समुदाय के लोग रहते हैं। पूरब साइड में धानुक समुदाय के लोग रहते हैं, जो जिनकी दूरी ब्राह्मण के बस्ती से 1 किलोमीटर दूर में है या 1 फरलांग दूरी होगा। उसी तरह से दूसरी जो जातियां हैं, जैसे बढ़ई है तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहने का आशय यह है कि जो ऊंची जातियों के लोग थे वो दूसरी छोटे जातियों को या नीचे जाति के लोगों को अपने नज़दीक में निवास स्थान भी बनाने नहीं देते थे। हालांकि उनका रोज का काम था, जैसे कि आपको हम बताएंगे कि जजमानी सिस्टम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जाति व्यवस्था में, जजमानी सिस्टम। और जजमानी सिस्टम क्या था? जजमानी सिस्टम था ए प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब आपस में समन्वय। जैसे कि मान लीजिए बढ़ई या बुनकर या लेबर या मजदूर, हर व्यक्ति का, हर ऊंचे जाति का एक बढ़ई निश्चित होता था, एक मजदूर निश्चित होता था, एक जो दूसरे चर्मकार जो मोची वो निश्चित होता था। और ये पूरे साल भर उनका काम करते थे। धोबी निश्चित होता था। और पूरे साल के बाद में अगहन के महीने में
उत्तर बिहार में जहाँ पर कि धान के फसल होते हैं तो वहाँ पर उनकी पूरी मजदूरी पूरे साल का दिया जाता था। दैट वाज कॉल्ड जजमानी सिस्टम, और ये जजमानी सिस्टम पूरे उत्तर भारत में लागू था। आजकल धीरे धीरे वो सिस्टम खत्म होता जा रहा है, लेकिन जजमानी सिस्टम में एक आपसी समन्वय और भाईचारा भी स्थापित होता था, और एक तरह से कास्टों के बीच में, जातियों के बीच में वर्टिकल सॉलिडरिटी, ऊपर से नीचे एक मजबूती जाति को, जाति व्यवस्था को प्रदान करता था, जो कि अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो हालांकि जो जितनी भी छोटी जातियां थी, उन पर ऊंचे जाति के लोग पूरी तरह से निर्भर रहते थे, लेकिन वो अपने नज़दीक में उनको फटकने नहीं देते थे, वो अपने घर के पास में उनका घर बनने नहीं देते थे। तो ये दूरी का जो व्यवस्था है, जो डिस्टेंसिएशन है, वो जाति व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट घटक है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरिज में भी रिस्ट्रिक्शन होता था जाति में, कि जैसे कि शादी होती थी, तो अभी भी हो रही है कि आप दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी शादी करना होगा, आपको अपने कास्ट में करना होगा, अपने जाति में करना होगा। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है। और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस, मतलब अगर मान लीजिए ब्राह्मण है तो उसका काम है उनके बच्चों का जब बड़े होकर के कि वो पठन पाठन करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, नौकरी करेंगे, पुरोहित का काम करेंगे। ये सारे काम, जैसे ब्राह्मण के काम मैंने आपको बताया 6 काम, तो उनको कहा जाता था कि आप यही काम करो। क्षत्रियों के लिए शासन प्रशासन सुरक्षा की व्यवस्था, उसका उनको काम निर्धारित कर दिया जाता था, अभी भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और जैसे रिस्ले ने बताया कि इसी कारण से जातियों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इसमें भी अब धीरे धीरे ये डिफ्यूज होता जा रहा है। और आप देखते होंगे कि एक ब्राह्मण लड़का गुड़गांव में टैक्सी चला रहा है, हालांकि ये ब्राह्मण का काम नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कास्ट, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ कास्ट सिस्टम को अगर आप देखेंगे, जिसकी मैं अभी व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं, तो वहां पर ऑक्यूपेशन या पेशा हर जातियों के लिए निर्धारित था, लेकिन अब ये डिफ्यूज होता जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बताए। अब इसके बाद चलते हैं कि जातियों का महत्वपूर्ण काम क्या है। तो हमारे पास में समय की पाबंदी रहती है, आप हमको मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं या अभी बता सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। पहले आप लिखिए कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं या एमपीएससी कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं फंक्शन। जातियों का काम क्या है? तो जाति का काम है एक फिक्स्ड सोशल स्टेटस। जब जिस जाति में आप पैदा हुए, वहां पर आपको एक पोजीशन, एक दर्जा मिला। ये फिक्स्ड स्टेटस करता था, इसमें कोई चेंज नहीं होता था। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बनेगा, ये फिक्स्ड स्टेटस। दूसरा है रेगुलेट द रिलेशनशिप। हर एक जाति, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक जाति अपने मेंबरों का, अपने सदस्यों का बिहेवियर को, उनके एक्टिविटी को नियमित और नियमन करने का काम, रेगुलेट करने का काम वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से करती आ रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, जो हर जातियों के लिए, जैसे लोहार है तो उनका काम बताया गया कि आपको लोह पिटा का काम करना है, लोहे का काम करना है। स्वर्णकार है, सोनार, तो उसका काम है सोने का आभूषण तैयार करना। ये सारे काम उन्होंने फिक्स किया है। इसके अलावा जो जाति है वो अपने सदस्य को नियंत्रित करती है, जैसे मैंने बताया, कंट्रोल करता है। और एक इंपॉर्टेंट और काम करता है, जातियां यूनिटी का काम करती है, एकता का काम करती है, भाईचारा उत्पन्न करती है, ब्रदरहुड की उत्पन्न करती है, क्योंकि वो होमोजेनस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा है कि जातियां कल्चर, मतलब संस्कृति के बहुत बड़े भाग है। कैसे है कि आप देखेंगे कि हर जातियों में अलग कस्टम, अलग ट्रेडिशन, अलग
ड्रेस का सिस्टम, अलग व्यवहार, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो दूसरी जाति में आपको नहीं मिलेगा। ये जो कल्चर्स हैं, जो इनबिल्ट कल्चर हैं, उस कल्चर को दूसरे जनरेशन में, अपने से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसमिट करने का काम भी जातियां करती हैं। और ये इसी कारण से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में 1000 वर्ष तक गुलामी होने के कारण भी हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चर हैं वो सुरक्षित रहे। उसका रीजन क्या था? कास्ट व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने 1000 वर्ष के गुलामी के बावजूद, पहले हम मुसलमानों के अंदर में 800 वर्ष तक गुलाम रहे और 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन में रहे, लेकिन 1000 वर्ष में के गुलाम के जंजीरों में बंधने के बावजूद भी हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो अक्षुण्ण रही। उसका एक फैक्टर यही था कि चूंकि जातियां, उन्होंने कल्चर को, अपनी कल्चर को, अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रखा और उस कल्चर को ट्रांसमिट किया अपने दूसरे पीढ़ी में। यह उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व, ये प्रदान किया जातियों ने। कैसे किया? कि आप मान लीजिए मुसलमानों का शासन हो गया या अंग्रेजों का शासन हो गया, लेकिन जो निचले स्तर पर जो व्यवस्था थी उसमें किसी प्रकार का ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि व्हेन नथिंग सीम्स टू लास्ट, जब कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो दीज विलेज कम्युनिटी लास्ट फॉर एवर। तो ये जो हिंदुस्तानी जो विलेज सिस्टम है, जो ग्रामीण वातावरण है, वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहता है। उसका जो फैक्टर है, वो विलेज सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वाहक है वो है कास्ट सिस्टम। तो इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, समाज, राजनीतिक जो अस्थायित्व है, उसको भी जाति व्यवस्था ने अक्षुण्ण रखा। अब दोस्तों हम चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण से चेंजेज हमारे समाज में आए। कुछ जो चेंजेज, कुछ बदलाव तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में आए और कुछ बदलाव हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद में त्वरित गति से आए। और वो क्या क्या चेंजेज हैं, वो बदलाव के बारे में हम आपको बताएंगे। कि अब जो देखेंगे कि पहला फैक्टर ये है कि जो जाति का जो पंचायत था, जो अपने समाज पर, अपने जाति पर पूरा नियंत्रण रखता था, हालांकि अभी भी हरियाणा और उसके आसपास, जैसे मैंने बताया, खाप पंचायत की व्यवस्था है और वहाँ पर वो बहुत कड़े नियम भी बनाते हैं और अक्सर पेपर में छपता रहता है। लेकिन अधिकांश मामले में आप देखेंगे कि कास्ट पंचायत का, जाति पंचायत का जो होल्ड था अपने जाति पर, वो कम होता गया है। और उसके अलावा दूसरा फैक्टर आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय में और उसके बाद में आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत सारे जो सोशल लेजिस्लेशन किए गए हैं, माने सामाजिक कानून बनाए गए हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में आपको मालूम है, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, इसके बारे में मालूम है, कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एज, और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में मैं पूर्व में आपको व्याख्या प्रस्तुत कर चुका हूं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सोशल लेजिस्लेशन हुए आज़ाद भारत में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, उससे भी जाति का जो होल्ड है वो कम होता गया। इसके बाद जो हमारे यहाँ जो धार्मिक और सामाजिक सुधार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए, जिसमें राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, M.G. रानाडे, ये सारे जो बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, और तो इनने जो हमारे हिंदू समाज में जो बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद में आप, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से दोस्तों, जो पश्चिमी देशों के जो मुख्य जो विचारधारा है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर,
जो अमेरिका के संविधान की विशेषता है, ये सारे या ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो डेवलपमेंट हुआ, वो सारे जानकारी हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग या इंटेलिजेंसिया क्लास के लोगों को जानकारी अंग्रेजी के माध्यम से मिली, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में इसी प्रकार की व्यवस्था हो, कोई भेदभाव नहीं हो, हर व्यक्ति को समान माना जाए। और इसलिए आप देखते हैं कि भारत के संविधान लागू होने पर आर्टिकल 14 में आप जानते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एनीबॉडी, मतलब समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 में बताया गया है, जिसके मतलब होता है कि हर आदमी संविधान की निगाह में, हर आदमी चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो या निचले तबके का कोई जाति हो, सबके मान बराबर हैं और सबको एक ही वोट की व्यवस्था की गई है। लेकिन जाति में क्या है, जाति तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिलीजियस डिसेबिलिटी था, जिसमें कि ब्राह्मणों को कुछ प्रिविलेज दिए गए थे, क्षत्रियों को कुछ प्रिविलेज दिए गए थे, और निचले जातियों को बहुत सारे डिजेबिलिटीज दिए गए थे, मतलब उन पर बहुत बंधन किए गए थे। ये सारे चीज़, ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर थे वो अब समाप्त हो गए हैं और हर व्यक्ति संविधान के निगाह में समान है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज्योतिबा फूले बैकवर्ड बर्थ ऑफ बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, जैसे आपने देखा होगा 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, और अभी अभी हाल में गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन के नियुक्त किया था, और जिसके कारण से बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके पहले शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, अभी भी चालू है। तो जो बैकवर्ड क्लास कास्ट के जो मूवमेंट हिंदुस्तान में, खास करके महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में जो हुए, उसके कारण से जाति का जो ढांचागत व्यवस्था था वो भी कमजोर हो गया। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर 10 साल पर देश में जनगणना होती है, और इस जनगणना में बहुत सारी जातियां ये कोशिश करती है कि वो एक डोमिनेंट जाति के रूप में, एक ताकतवर जाति के रूप में समाज के सामने में आए। और आप देखेंगे कि यूपी में बहुत सारे जो मिडिल कास्ट की जातियां थी, उन्होंने अपना नाम यादव लिखवा लिया है। बिहार में भी ऐसे ही हुआ है। तो इसके कारण से क्या हो, यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब ये एक पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं और सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करते हैं। और दोनों यूपी में और बिहार में आप देखेंगे कि यादवों का बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ गया है, और उसके कारण से वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, और जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की व्यवस्था जो जिस तरह से द्रुत गति से हो रही है, और जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जिस तरह से, तो इसमें जातियों का जो एक कंट्रोल था, जो उनका दबदबा था, वो कमज़ोर पड़ गया। अब शहरों में कोई ये नहीं पूछता है किसी होटल में खाने के लिए कि तुम किस जाति के हो। पहले ऐसा नहीं होता था, सारे होटल में ब्राह्मण ही खानसमा हुआ करते थे। अब ये सब बातें समाप्त हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके कारण से जातियों का जो होल्ड है समाज पर वो कमज़ोर होता गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी हुआ है कि जैसे कि जाति के बारे में ये अवधारणा है कि जाति की उत्पत्ति रिलीजन, माने इट इज ए रिलीजियसली ऑर्डेंड इंस्टीट्यूशन, माने ईश्वर के द्वारा किया गया या रचना किया गया संस्था है। अब इसको कोई नहीं मानता। जो रिलीजियस सैंक्शन फॉर द कास्ट सिस्टम था उसको लोगों ने नकार दिया। उसी तरह से फूड हैबिट में आप देखते हैं कि अब ये कच्चा भोजन और पक्का भोजन का कोई व्यवस्था शहरों में नहीं है। गांव देहातों में भी धीरे धीरे इस पर इसके जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, और बहुत सारे जो ऊंची जाति के लोग हैं वो निचले जाति के यहाँ खाना खाने जाते हैं। और इसके अलावा जो ब्राह्मणों को जो अलग से प्रिविलेज दिया गया था उसमें भारतीय संविधान तो नकार ही दिया, साथ साथ गांव समाज में भी आप देखेंगे
तो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी केवल राइचुअल जो जहाँ पर कर्मकांड का मामला आएगा वहाँ पर ब्राह्मणों का बोलबाला रहा है, और बाकी जगह में ब्राह्मण का बोलबाला समाप्त हो गया। अब गांव देहातों में जो डोमिनेंट कास्ट है उसी का बोलबाला रह गया, और वही समाज को आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को संचालन कर रहे हैं। ब्राह्मण के हाथ से ये जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काम कर रहा है कि हर कास्ट में बहुत ताकतवर धनी लोग पैदा हो गए हैं बिकॉज ऑफ द वाइड एवेन्यूज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारे विकल्प खुलने के कारण से बहुत सारे समाज में माने बहुत सारी जातियों के अंदर काफ़ी रिच लोग पैदा हो गए हैं, धनी लोग पैदा हो गए हैं अपने वाणिज्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के कारण। तो कास्ट के माने जाति के अंदर भी क्लास माने वर्ग की उत्पत्ति हो गई है, एक स्पेसिफिक फीचर है। और इसके अलावा जातियों ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि वोट की राजनीति में हम आजकल रह रहे हैं, देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। हमारे देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और केंद्र लेवल पर। हर जातियां ये कोशिश करती हैं कि उनके पास में अधिक से अधिक सत्ता प्राप्त हो, और इसीलिए जो आप देखेंगे कि जैसे मैंने जजमानी सिस्टम कहा था तो वो वर्टिकल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट था, जिसमें कि ऊपर के जाति का निचले की जाति से एक समन्वय स्थापित था। लेकिन आज के तारीख में वो वर्टिकल जो सॉलिडेरिटी थी पहले की वो खत्म हो गई है या खत्म हो रही है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है, जो समानांतर है, जो क्षितिज वाला है, हॉरिजॉन्टल मतलब समानार्थक, क्षितिज, हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी बढ़ रही है। तो हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी बढ़ने के कारण से जातियां कंपटीशन कर रही दूसरी जातियों से सत्ता प्राप्त करने के लिए। और बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में तो आप देखेंगे कि जो चुनाव जो हो रहे हैं वो अक्सर जातियों के बीच की लड़ाई है सत्ता प्राप्त करने के लिए, और एक जाति या दूसरा जाति मिलकर के वो एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। खास करके उत्तर भारत में तो ये पूरी तरह से सिद्ध है। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आपको बताया। अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो इसीलिए मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपको संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा जातियों के जो गुण हैं और जो उनके जो अवगुण थे उसके बारे में बताऊंगा। अभी बदली हुई परिस्थिति में जाति किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को हमारी बात को पहुंचाएं। हम जो क्वेश्चंस देते हैं आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको बनाने का प्रयास करें, इससे आपको प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। अभी मैं केवल लेवल 1 का आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, धीरे धीरे ये हमारा लेवल 10 तक जाएगा। तो अगर शुरू में ही आप अगर सीरियस नहीं होंगे तो बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे आपसे। तो दोस्तों, अगर कोई पॉइंट हो किसी को तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।